अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है इस शानदार और जानदार अमृतसर में। इतनी बड़ी संख्या में अमृतसर के लोग यहां पर हाजिर हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपकी अदालत के पिछले शोज इलेक्शन स्पेशल, लखनऊ हमने अखिलेश यादव को आमंत्रित किया था, मुंबई में राज ठाकरे को किया था, और अब अमृतसर में बारी है एक ऐसे नेता की जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े मुल्जिमों से बड़े बड़े सवाल पूछे, उन्हें कटघरे में खड़ा करके। एक ऐसे नेता जिन्होंने पार्लियामेंट में अपने विरोधियों पर जमकर इल्जाम लगाए हैं। आज बारी है उनकी सफाई देने की। प्लीज वेलकम भारतीय जनता पार्टी के नेता अरुण जेटली। आपकी अदालत ने अमृतसर के इस पवित्र शहर में इस मुकदमे में जज के तौर पर हमें आमंत्रित किया है पंजाबी ट्रिब्यून के संपादक वरिंदर सिंह वालिया को। वरिंदर सिंह वालिया, आपकी अदालत में आज का मुकदमा शुरू करें इससे पहले आज के जज वरिंदर सिंह वालिया की इजाजत चाहेंगे आज का मुकदमा शुरू करने के लिए। कार्रवाई शुरू की जाए। और इससे पहले कि इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू हो, एक नजर डालेंगे उस पृष्ठभूमि पर, बैकग्राउंड पर, जिसमें आज का यह मुकदमा चलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेता अरुण जेटली पर। अरुण जेटली बीजेपी के वो नेता हैं जिन्होंने सबसे पहले नरेंद्र मोदी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए सजेस्ट किया था। नरेंद्र मोदी से अरुण जेटली का रिश्ता 40 साल पुराना है। जेटली और मोदी दोनों ही छात्र राजनीति में साथ साथ थे। अरुण जेटली जेपी मूवमेंट के दौरान छात्र संघर्ष समिति के कन्वीनर थे। इंदिरा गांधी के राज में इमरजेंसी के दौरान अरुण जेटली 19 महीने जेल में रहे। पढ़ाई पूरी करने के बाद जब अरुण जेटली ने वकालत शुरू की तो देखते ही देखते वो सुप्रीम कोर्ट के टॉप लॉयर बन गए। लेकिन राजनीति में आने के लिए अरुण जेटली ने करोड़ों रुपए की प्रैक्टिस को ठोकर मार दी। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी सरकार में अरुण जेटली को पहले I&B मिनिस्टर बनाया, बाद में ये लॉ मिनिस्टर बने, फिर कॉमर्स मिनिस्टर रहे। राज्यसभा में विरोधी दल के नेता के तौर पर अरुण जेटली की परफॉर्मेंस की इनके विरोधी भी तारीफ करते हैं। अब अरुण जेटली अमृतसर से अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। आपकी अदालत में अरुण जेटली अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे। तो मुकदमा शुरू होता है आपकी अदालत में। पहला इल्जाम अरुण जेटली पर। आपकी अदालत में भारतीय जनता पार्टी के नेता अरुण जेटली पर आरोप है कि ये अपना घर फूंक के तमाशा देखते हैं। अरुण जी, आप अच्छे खासे वकील से सुप्रीम कोर्ट में, करोड़ों रुपए महीने आपकी इनकम थी, अच्छी भली आराम की जिंदगी थी, राजनीति में उतरे, प्रैक्टिस छोड़ दी, करोड़ों गवा दिए, घर फूंक के तमाशा देखना चाहते हैं? ये मुझे पता नहीं, आप तारीफ कर रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं। और मैं कोई पहला व्यक्ति नहीं हूं। हमारे देश में आज़ादी के आंदोलन में बहुत लोगों ने किया और हर पार्टियों में ऐसे लोग हैं जो छोड़कर भी आए हैं। लेकिन इतना कमाने वाले नहीं थे। मैंने हिसाब लगाया कि पिछले 5 साल अगर आप वकालत करते तो 300-400 करोड़ तो आसानी से बना लेते। देखिए, मुझे उसका कोई गम नहीं है इस बात का कि क्योंकि मैंने जो वैकल्पिक जीवन चुना है वो सोच के चुना है। मुझे केंद्र सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहना, पार्टी का एक राष्ट्रीय पदाधिकारी रहना और विपक्ष का नेता रहना, मुझे इसके जो अनुभव मिले हैं शायद
मेरा व्यक्तित्व निखारने में इनका ज़्यादा रोल है और मुझे एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है और मुझे उसकी कोई चिंता नहीं। आपको सेटिस्फेक्शन होगी, लेकिन परिवार वालों की बात करता हूं। मैंने सुना कि आपके बेटे ने आपसे BMW की गाड़ी मांगी थी, स्पोर्ट्स कार। आपने कहा था दे दूंगा, अब प्रैक्टिस छोड़ दी, आपने कहा कि अब मारुति 800 ले लेना। पर मैं आपको बताऊं कि मैं जो भी निर्णय लेता हूं, मेरा परिवार मुझे खूब उसमें सपोर्ट करता है और मेरा परिवार, मेरा एक्सटेंडेड परिवार यहाँ अमृतसर में सब मेरे साथ है मेरी मदद करने के लिए। तो इसलिए कोई उनको शिकायत है मुझसे इस जीवन में आने की, ऐसा नहीं है। देखिए, और आपने परिवार की जो आवश्यकताएं हैं मैंने पर्याप्त पूरी कर दी हैं। वो मैंने देखा, आपने हलफनामा दिया है 71.56 करोड़ की संपत्ति है, लेकिन ये संपत्ति 500-700 करोड़ की हो सकती थी अगर आप राजनीति में ना आते। देखिए, ये सैक्रिफाइस करना पड़ता है और मैंने कहा इसका कोई गम नहीं, लेकिन राजनीति में आकर आज मैं यूनाइटेड नेशंस में जाकर एड्रेस करता हूं, मैं WTO की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जाकर बोलता हूं, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में जाकर भाषण देता हूं, पार्लियामेंट में हर बड़े विषय पर खड़े होकर बहस आरंभ करता हूं। इसका भी अपना एक आनंद है जो पैसे में नापा नहीं जा सकता। लेकिन राज्यसभा की वो आराम की सीट छोड़ के आप यहाँ अमृतसर की गलियों में धूल भाग रहे हैं। देखिए, मैं पहले भी कई बार अदालत के कार्यक्रम में आया हूं, तो रजत जी उल्टा आरोप मुझ पे लगाते थे कि आप वहां आराम से क्यों बैठे हैं, आप चुनाव क्यों नहीं लड़ते। अब मैं लड़ने आया हूं तो आपका आरोप बदल गया कि आप आराम से रहिए, चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। मैं मानता हूं कि दोनों सदन बराबर हैं, लेकिन जनता के बीच में जाना, उससे समाज में आपकी समझ ज़्यादा बढ़ती है। मैं आज भी सोचता हूं कि मैं राज्यसभा में रहा इतने वर्षों से, खूब पार्टी की राजनीति की, लेकिन शायद मेरी पॉलिटिकल यात्रा जो है वो अपने आप में अधूरी थी और चुनाव लड़ने से वो अधूरापन शायद उसका समाप्त हो जाए। जो लोग भारतीय जनता पार्टी को जानते हैं, उनका कहना है कि आप चाहते तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन सकते थे, लेकिन अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली। 2 साल पहले आपने कहा नरेंद्र मोदी को बनाना चाहिए। मुझे पिछले 2 साल से यह स्पष्ट समझ में आ रहा था कि बहुत काबिल लोग हमारी पार्टी की पहली पंक्ति में हैं, लेकिन जो हमारे कार्यकर्ताओं की और एक समर्थक वर्ग की, जनता में भी जो एक उभार बन रहा था, उसमें सबसे ज्यादा उभार नरेंद्र मोदी के पक्ष में था। और ये जानते हुए कि मेरे नाम की भी उसमें चर्चा हो रही है, तो मैंने 2 साल से कहना शुरू कर दिया था कि एक ग्राउंडस्वेल नरेंद्र मोदी के पक्ष में बन रहा है। और सच में जो हुआ बाद में कि जनता ने और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साल पहले तय कर दिया था, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड ने औपचारिक निर्णय 1 साल बाद लिया 13 सितंबर को। तो इसलिए ये एक वास्तविकता थी जो मैंने पहचानी, और मेरे साथ साथ बहुत अन्य लोग भी थे जिन्होंने ये इसको पहचानना आरंभ कर तो दिया। आपने पहले पहचान लिया था, इसका आपको फायदा हुआ। प्रकाश सिंह बादल कह रहे हैं कि आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, नंबर 2 हो जाएंगे। देखिए, मैं किसी इन पद की रेस में नहीं हूं। बादल साहब बड़े ऊंचे कद के आदमी हैं, उनका ये पीठ थपथपाने का एक तरीका होता है, लेकिन इसका कोई फायदा नुकसान नहीं है। पार्टी को फायदा हो जाए और हम सरकार बना लें, और मुझे लगता है कि आज हम सरकार बनाने के काफी नजदीक आए हैं, और उसमें नरेंद्र मोदी जी वाला जो हमारा निर्णय है वो एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान मैंने देखा था, उन्होंने कहा कि अरुण जेटली प्रधानमंत्री बनना तो चाहते हैं, इच्छा तो रखते हैं, लेकिन कहते नहीं हैं। देखिए, वो अपने मन की इच्छा से मुझे मत नापें। उनके मन में ये इच्छा हो सकती है कि वो कहाँ जाएं और कुछ और करें। कोई भी अगर ऑब्जर्वर है जो मेरा रोल इसमें जानता है, मैंने पिछले 2 वर्षों से एक सिंगल माइंडेड डिवोशन के साथ, जब ये पता चला मुझे कि जमीन की हकीकत मोदी जी के पक्ष में है, मैं तब से इस हकीकत के साथ खड़ा हूं और अंत तक खड़ा रहूंगा। और आज इसी निर्णय की वजह से हमारा विश्लेषण ठीक था, हम काफी नजदीक पहुंच रहे हैं। लेकिन अखबारों में यह भी छपता है कि अरुण जेटली भारतीय जनता पार्टी के प्लान बी में पीएम हो सकते हैं। देखिए, प्लान बी कोई नहीं है। पहले लोग कहते थे कि 160 आएंगी, फिर कहते थे 200 इनकी कहां से आ सकती है, फिर ओपिनियन पोल्स ने 200 देनी शुरू कर दी।
अब लेटेस्ट किसी ने कहा 226 आएंगी और 50 के करीब इनके एलाइज की आएंगी, तो 272 का आंकड़ा तो पार कर चुके हैं। मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं रजत जी? मुझसे? नहीं, मैं आपके ऑडियंस से ही पूछ लूं। अब ये राजनीति का सवाल नहीं है, ये गणित का सवाल है। 250 आती हैं कि 250 आती हैं कि 300 आती है हमारे गठबंधन की, सरकार 250 300 वाला बनाएगा, 75 वाला बनाएगा या 25 वाला बनाएगा? इसका जब उत्तर स्पष्ट हो जाएगा तो फिर प्लान बी की जरूरत किसको पड़ेगी? आप सियासत में हैं, सन्यासी तो नहीं हैं, तो आप क्या बनेंगे नई सरकार में? नरेंद्र मोदी की सरकार में अरुण जेटली क्या होंगे? किसी पार्टी का सदस्य बनना अपने ऊपर अन्याय करना भी होता है। आप अपनी स्वायत्तता खो बैठते हो, फिर जो पार्टी कहे आप स्वीकार करो। आप पे न्याय हो तो बहुत खुश हो जाओ, न्याय न हो तो उसको भी मुस्कुरा के स्वीकार करना पड़ता है। तो जो भी जिम्मेवारी मिलेगी हम स्वीकार करेंगे। आपकी अदालत में भारतीय जनता पार्टी के नेता अरुण जेटली पर इल्जाम है कि ये पंजाब के असली पुत्र नहीं हैं। अरुण जी, जब अमृतसर से चुनाव लड़ रहे हैं तो आपके विरोधी कह रहे हैं कि ये सूडो पंजाबी हैं। हिंदुस्तान में कहीं भी पंजाबी हो, दुनिया में कहीं भी हो, उसकी पंजाबियत कहीं जाती नहीं है। और मैं तो अपने पारिवारिक बैकग्राउंड से, मेरी माताजी यहाँ की थी, अमृतसर की, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ पे थे, आज भी मेरे 50 कजन्स यहाँ पर हैं। मेरे पिताजी लाहौर से थे। माँ का जन्म यहाँ हुआ, मेरी बहन का जन्म यहाँ हुआ, मेरी पत्नी का जन्म यहाँ हुआ। आज मुझे पूछोगे तुम्हारा एंसेस्टेरियल शहर कौन सा है, लाहौर में जा नहीं सकता और अमृतसर के अलावा कोई दूसरा नहीं है। तो आपके विरोधी कह रहे हैं कि आप आउटसाइडर हैं। जब नेशनल लीडर्स चुनाव लड़ते हैं तो वो किस प्रांत के होते हैं? तो मैंने एक बड़ा तहजीब से पूछा कि सोनिया गांधी जी किस स्टेट की हैं। जब मैंने ये सवाल पूछा तो उसके बाद एक नाराजगी का उत्तर आ गया। मुझे लगता है कि जो लोग इस विषय को उठा रहे हैं उनको लगता है कि जो पटियाला का पेग ना पिए वो आउटसाइडर है। और इसलिए इस बदली हुई परिभाषा को मैं स्वीकार नहीं करता हूं। लेकिन पटियाला वालों से तो आपकी काफी बननी चाहिए। मैंने सुना कि उनको पकाने का शौक है, आपको खाने का शौक है। देखिए, खाने का शौक इसलिए भी है क्योंकि बुनियादी तौर पे अमृतसरी हूं। मेरी वेन्स में जो खून है 100% माजा का खून है। मेरे दोनों पेरेंट्स यहां के हैं। आप अमृतसर आ गए और कैप्टन साहब ने सलाह दी कि मकान खरीद लो, आपने तुरंत मकान भी खरीद लिया। देखिए, मेरी मदर की एक बहुत बड़ी इच्छा थी, वो अब दुनिया में नहीं है, कि यहाँ पे उनका घर रहे। मेरा ग्रैंड पेरेंटल हाउस है और ये इच्छा उनकी लाइफ में तो हम पूरी नहीं कर पाए। कोई 10 साल पहले मैंने यहाँ थोड़ी सी ज़मीन ज़रूर खरीदनी शुरू की थी। दुर्भाग्य से वो उस उद्देश्य से बन नहीं पाई। लेकिन जब पार्टी ने तय किया मैं चुनाव यहाँ लड़ूं, तो मैंने यहाँ आने से पहले तय कर लिया था कि अगर मैं यहाँ से जीतता हूँ और यहाँ राजनीति करता हूँ तो स्वाभाविक है मेरा ऑफिस का और रेजिडेंस का एक बेस रहेगा, क्योंकि सांसद को दिल्ली भी रहना पड़ता है, कंस्टिट्यूंसी में भी रहना पड़ता है। तो मैंने वो अपना धर्म पूरी तरह से निभाया है। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि इलेक्शन के बाद में आपको यहाँ रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे ये घर किराए पे दे देना। छोटे घरों में रहना उनका अभ्यास नहीं है, तो ये घर तो उनके लिए सूटेबल होगा नहीं। लेकिन वो कहीं भी रहें, लोगों से मिलना उनका स्वभाव नहीं है। तो इसलिए लोगों को पटियाला के पैलेस में ही जाना पड़ेगा, जिनको लेकर उनके मंत्री और विधायक सोनिया जी के पास चले गए थे आज से 8-9 साल पहले कि हम दिनों दिन हफ्ते हफ्ते नहीं मिल सकते, तो आम जनता कहां से मिलेगी। अरुण जी, मैं एक गंभीर विषय की तरफ आना चाहता हूं। अमृतसर आसपास के इलाकों की, पूरे पंजाब की एक बहुत बड़ी समस्या है ड्रग्स। कितने परिवारों में एक एक बच्चा
ड्रग्स में इन्वॉल्व है और फैमिलीज बर्बाद हो रही हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि ये मैं सवाल ज़रूर पूछूं, और मेरे पास रिपोर्ट है बीएसएफ की। पिछले साल बॉर्डर पर 322 किलो हेरोइन पकड़ी गई थी। इस साल, अभी तो आधा साल भी नहीं हुआ, 200 किलो हेरोइन पकड़ी गई है। इतनी बुरी हालत है। मैं मानता हूं कि ये कर्स है, ये नार्को टेररिज्म है। बॉर्डर के ऊपर स्क्रूटनी, उसको 10 गुना बढ़ाना पड़ेगा। क्या कारण है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के जरिए से यहां आ जाए? दूसरा, जो होम ग्रोन ड्रग्स हैं, जो आसपास की स्टेट से आते हैं, मुझे लगता है कि इंटर स्टेट विजिलेंस को भी खूब हमारे डोमेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट्स को बढ़ाना पड़ेगा। इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं, हमारे पास स्थानीय पुलिस है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, बीएसएफ है, बॉर्डर पे कई स्थानों पर आर्मी है, मतलब स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट। लेकिन उसके साथ साथ एक और सिलसिला आपको करना पड़ेगा। बेकार नौजवानों का जो मन होता है वो शैतान का घर होता है, वो गलत रास्ते पर चलते हैं। आपको जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेगी, और जॉब्स क्रिएट होंगी जब एग्रीकल्चर के बाहर भी इस स्टेट की इकोनॉमी वाइब्रेंट होगी। यहां जॉब्स क्रिएट होंगी अगर टूरिज्म 4 गुना मल्टीप्लाई होता है, यहां जॉब्स क्रिएट होगी अगर बॉर्डर ट्रेड और एक्सपैंड करता है, यहां जॉब्स क्रिएट होगी अगर जो इंडस्ट्री पूरे हिंदुस्तान में स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री बंद हो रही है और यहां भी बंद हो रही है, वो दोबारा रिवाइव होगी। जब, और इसके साथ साथ हमने अपनी पार्टी के एक मैनिफेस्टो में लिखा है स्किल डेवलपमेंट। अरुण जी, मैं ड्रग्स की बात कर रहा था। इतनी बड़ी संख्या में ड्रग्स है, आपने कहा कि रोकना चाहिए, सब करना चाहिए, लेकिन अकाली की सरकार के कान पकड़ेंगे? 7 साल से सत्ता में है और ये ड्रग्स इस हालत में पहुंच गए। देखिए, बॉर्डर की सिक्योरिटी डोमेस्टिक गवर्नमेंट्स के पास नहीं होती, लोकल पुलिस होती है। और मैं तो चाहूंगा कि सरकार किसी की भी हो, ये इस देश के साथ अपराध है, और इसलिए इसको पार्टी के नजरिए से ना देखकर सारे देश को एकजुट पार्टी के नजर से देखते हैं। जब राहुल गांधी पंजाब में आए थे और उन्होंने ये सवाल उठाया था, तब तो उनका बहुत मजाक उड़ाया था अकाली दल ने। ये कहना ड्रग्स की समस्या गंभीर है, लेकिन मैं ये कह दूं कि 70% बच्चे यहां बैठे हुए ड्रग्स लेते हैं, तो ये कहना, ये उसको लाइट करने की बात है। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਅੱਗੇ 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 ਲਿਸਨ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਤੇ ਨਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬੀਐਸਐਫ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੋਗੇ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕਰੋਗੇ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਂ, ਪਿਓ, ਭੈਣ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं ठीक। पूछ रही हैगी। कल को अगर केंद्र में हमारी सरकार आती है, तो जिस तरह से टेररिज्म रोकने के लिए बॉर्डर के ऊपर विजिलेंस हुई है, इस नार्को टेररिज्म को रोकने के लिए उससे भी ज्यादा सख्त विजिलेंस बॉर्डर के ऊपर होनी चाहिए। जिस किसी के खिलाफ थोड़ा सा भी सबूत होगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दूसरा फीडबैक मुझे जो अमृतसर की जनता से मिला, खासतौर से गांवों से मिला, वो है राजनेताओं की गुंडागर्दी। जो लोग पावर में हैं उनकी गुंडागर्दी, एक्सटॉर्शन। देखिए, इस देश में केंद्र से लेकर राज्यों तक, और मैं पार्टी स्तर से इसको ऊपर उठ के कहना चाहता हूं, जितनी पुलिस और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, बिल्कुल पॉलिटिकल चंगुल से उसको रिलीज करना बहुत आवश्यक आज बन चुका। चाहे स्थानीय पुलिस हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, दुनिया में कहीं नहीं होता जो सभ्य देश हैं कि वहां की जो पुलिस एस्टैब्लिशमेंट है उसकी एक ही कमिटमेंट होनी चाहिए कि कानून क्या कहता है। अरुण जी, जब ऐसे लोग इलेक्शन कैंपेन में आके आपके साथ खड़े नजर आए, विक्रम मजीठिया, वो आपका कैंपेन संभालें, और
ये कहें कि अमरिंदर सिंह आएंगे तो उनकी गर्दन मरोड़ दूंगा? ये तो एक नाम आपने ले लिया, ये वो नहीं है। दूसरी तरफ से किस भाषा का इस्तेमाल होता है? अच्छा, मुझे कई लोग सलाह दे रहे हैं कि आप अपने जवाब इतने सभ्य तरीके से क्यों दे रहे हैं, आप भी इस भाषा का प्रयोग कर दें। मैं संसद में इतने वर्षों से हूं, मैंने पहले दिन एक नियम बना लिया था अपने ऊपर कि मैं विषयों पे बोलूंगा, व्यक्तियों पे नहीं बोलूंगा। मुझे संसद में आज तक मुझे पार्लियामेंट में किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। मेरे कांग्रेस के मित्र भी जब मैं बोलता हूं तो मुझे सुनते हैं, उन्होंने भी डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि मैं विषयों पे बोलता हूं, उनके खिलाफ बोलता हूं, वो सुन लेते हैं। लेकिन व्यक्तियों के बारे में टिप्पणियां करना, ये कोई रिवाज किसी एक व्यक्ति ने शुरू किया ऐसा नहीं है। आप दूसरी तरफ से भी देखिए, जिस तरह से भाषा दूसरी तरफ से तो जब वो आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगा, लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रकाश सिंह बादल इतने वरिष्ठ नेता हैं, वो कह रहे हैं कैप्टन को ऐसा धक्का मारो पाकिस्तान भेज दो। देखिए, क्योंकि देखिए मैं फिर कहते हैं क्योंकि इसका दिल वहां पर है। देखिए, मैं आपको एक बात सब कह दूं, थोड़ा हंसी मजाक व्यंग राजनीति में चलता है, लेकिन मैं सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब के संबंध में आपको स्पष्ट कह दूं कि बिहेवियरल डिसेंसी में मैंने वैसे बहुत कम पॉलिटिशियंस देखे। अगर किसी को, किसी भी पार्टी के, मैं अपने कांग्रेस के मित्रों को भी कहूंगा, बीजेपी को भी कहूंगा, उनसे सीखना है मेहनत कैसे करते हैं और तहजीब से लोगों से डील कैसे करते हैं, और मैंने कभी उनको प्रोवोक होते हुए नहीं देखा। तो इसलिए भाषा में थोड़ा हंसी मजाक चल सकता है, लेकिन उस सीमा को पार लांघना मैंने उनको करते हुए बहुत कम देखा है, लगभग नहीं देखा। वो चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी उम्मीद है कि अरुण जेटली जब सरकार बनेगी मोदी की तो उसमें फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे, उसका पंजाब को बहुत फायदा होगा, हमारी सारी अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी। उस पर कमेंट कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया है। उन्होंने कहा कि जेटली साहब के पास में क्या नोट छापने की मशीन है कि पंजाब का नुकसान ठीक कर देंगे? देखिए, मेरे पास नोट छापने की तो मशीन नहीं होगी, और मुझे क्या जिम्मेवारी मिलती है मैं नहीं जानता हूं, मिलती भी है कि नहीं मिलती मैं ये भी नहीं जानता हूं। लेकिन मैं आपको एक बात कह दूं, पहले 3 बार अकाली दल बीजेपी की सरकार बनी, तीनों बार धारा 356 का प्रयोग केंद्र ने किया। ये क्या व्यवहार था स्टेट गवर्नमेंट के प्रति? आप 5 साल पूरे नहीं करने देंगे। उसके बाद जब बनती है तो व्यवहार आचरण में अगर आप भेदभाव करते हैं, और जैसे ऑपोजिशन सरकारें एग्जिस्ट ही ना करती हों, उनकी मदद नहीं करनी, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है, अगर एनडीए की सरकार बनती है मोदी जी के नेतृत्व में, तो पंजाब को हर विषय में उसका हक दिलवाने का काम मैं करूंगा। अरुण जी, ये मुश्किल काम आप जिम्मा ले रहे हैं, क्योंकि पंजाब के ऊपर जो कर्ज है वो 1 लाख करोड़ के पार हो चुका है। अमृतसर की आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, पिछले 7 साल में यहाँ 18,700 इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं। यहाँ कैसे इन्वेस्टमेंट आएगा, यहाँ कैसे नौकरियां मिलेंगी? देखिए, ये जो एक तरफा आंकड़े आते हैं ना, केंद्र सरकार पे कितना कर्ज है जरा बतलाइए। कौन सी इस देश में सरकार है जिसके ऊपर कर्ज नहीं है? और कर्ज उस सरकार को मिलता है जिसकी क्रेडिट वर्दीनेस हो। जो खोखला हो उसको कर्ज नहीं मिलता, जो बैंकरप्ट हो उसको कर्ज नहीं मिलता। कांग्रेस की सरकारें हैं राज्यों में, उनको भी कर्ज मिलता है। तो कर्ज पे सरकार चल रही है, ये हर सरकार में ऑपोजिशन का प्रोपेगेंडा होता है, इसलिए इसकी ज्यादा चिंता मत करिए। दूसरा, इंडस्ट्री बंद होना, क्या देश का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पंजाब सरकार कंट्रोल कर रही है? क्या ब्याज दरें जो हैं, जो 7% पे वाजपेयी सरकार ले आई थी, जिसको वापस 14% पे ले गए और इंडस्ट्री को अनवायबल कर दिया, ये वाजपेयी सरकार ने किया? क्या इस देश का कोयला जिससे बिजली बनती है, कोयले की खानें ठप कर दी और बिजली का कीमत 1.5 गुना ज्यादा देश में हो गई, जिसकी वजह से ये पंजाब सरकार ने किया? आप महंगा कोयला कर देंगे, आप महंगी बिजली कर देंगे, आप टैक्सेस के रेट्स बढ़ेंगे, स्टेट्स को स्क्वीज करेंगे ताकि वो भी अब अपने टैक्सेस लगाएं। मैं तो उस फिलॉसफी का हूं रजत जी कि टैक्सेस का रेट नीचे आना चाहिए। हम तब, जब तक लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब हिंदुस्तान को नहीं बनाएंगे,
तो हर स्टेट के अंदर ये जो एसएमईज की लिस्ट आपने पढ़ी जो बंद हो रही है इंडस्ट्रीज, हर स्टेट में बंद होगी। जब अरुण तक जी, हम लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बना लें, ये इंडस्ट्रीज अपने आप खड़ी होंगी। ये बातें सुनने में बहुत अच्छी हैं। स्टेट पर कर्जा बढ़ रहा है, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, लेकिन खबरें आती हैं कि बादल परिवार है उसके होटल बढ़ रहे हैं। देखिए रजत जी, आपने जांच करवा ली, आपने ट्रायल्स कर लिए। पिछली बार 2002 में एक ही चुनाव है जो कैप्टन साहब जीते हैं आज तक, उसके बाद तो ही इज अ सीरियल लूजर। असेंबलियां भी हारे हैं, लोकसभा भी हारे हैं। जो एक जीते थे ये कहकर जीते थे कि आधा ऑस्ट्रेलिया प्रकाश सिंह बादल का है, और 1 इंच जमीन वहां पर प्रूफ नहीं कर पाए थे। जनता में से जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं हम लोग मौका देंगे करके। जेटली जी, आपसे एक छोटा सा सवाल है कि जब ये इलेक्शन अनाउंस हुए तो आपका और सिद्धू जी का दोनों का नाम आया, और सिद्धू जी एक तरफ कहते हैं कि वो आपको अपने पिताजी मानते हैं, और वो अब नाराज होके यहाँ पे कैंपेन करने क्यों नहीं आ रहे? पिछले कई महीनों से उनकी और मेरी बातचीत चल रही थी, और मैं ये चाहता था कि वो इस बार फिर लोकसभा चुनाव लड़ें, यहां से लड़ें। यहां कुछ अगर मनमुटाव हुआ कुछ लोगों का, तो उसके अतिरिक्त फिर उनको कहा कि आप बाहर से लड़ें। और 3 और कंस्टिट्यूएंसीज जिसका मैंने अध्ययन भी किया, तीनों स्थानों से वो जीतते थे, उनको लड़ने के लिए आग्रह किया। पार्टी के अध्यक्ष ने भी आग्रह किया। उनकी इच्छा ये थी कि मैं इस बार थोड़ा व्यस्त हूं, मैं पार्टी के लिए काम करूंगा, पर मैं चुनाव स्वयं नहीं लड़ूंगा। उनका पार्टी में बहुत अच्छा योगदान है, आज भी वो कैंपेनिंग कर रहे हैं, और हमारे मन में बिल्कुल स्पष्ट है कि उनका प्रयोग हमें आगे भी करना है, और वो रहेंगे, उनका सम्मान हम बनाएंगे। बाद में उन्होंने मुझे ये कहा कि मेरा मन नहीं मान रहा यहां आने को। मैं चाहता था वो यहां आए, लेकिन मेरा उनसे जिस प्रकार का संबंध है, हमने आपसी चर्चा कभी बाहर नहीं की है, ना उन्होंने की है ना मैंने की है। मैंने ये निर्णय किया कि उनका जो इमोशन है मैं उसकी आदर करूंगा और उसको रिस्पेक्ट करूंगा, और मैंने इसको कभी विषय नहीं बनाया। आपकी अदालत में भारतीय जनता पार्टी के नेता अरुण जेटली पर इल्जाम है कि ये एक आदमी के हाथ में सारी ताकत देना चाहते हैं। अरुण जी, नरेंद्र मोदी के बारे में जो कैंपेन है, मुझे पता चला कि वो आपकी छत्रछाया में तैयार हुआ है, और कैंपेन है अब की बार मोदी सरकार। तो एक ही आदमी के लिए सारा कैंपेन हो रहा है? जब मोदी लेड बीजेपी कैंपेन है, तो दोनों को हम सिनोनिमस कर दे, एक दूसरा पर्यायवाची कर दे, और जब ये जबान पे चलता है तो स्वाभाविक है उसका लाभ होगा। और उसके पीछे कारण ये भी था, हमने जितने भी पोल्स देखे और अपने स्वयं भी किए, उसमें मोदी जी का कद बहुत ऊंचा नजर आ रहा था, और इसलिए स्वाभाविक है उनके नेतृत्व का हम लाभ उठाना चाहते हैं। देखिए, राहुल गांधी अपने पब्लिक मीटिंग में इस सवाल को बहुत उठा रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि चुनाव ऐसा लगता है हिंदुस्तान के लिए नहीं हो रहा, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए हो रहा है, और इस पार्टी के पास में ले देकर एक ही व्यक्ति है और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे पास एक व्यक्ति है जिसको सामने रखने में हम गौरवान्वित महसूस करते हैं, और इसलिए हम गर्व के साथ सामने रख रहे हैं। कांग्रेस के पास जब पंडित नेहरू थे तो उनको आगे रखते थे, जब इंदिरा जी थे तो वो उनको आगे रखते थे, राजीव जी थे तो उनको आगे रखते थे। आज कांग्रेस को लगता है कि ऐसा लीडर नहीं है हमारे पास जिसको आगे रख पाए, तो उन्होंने घोषित नहीं किया। नहीं, उनका जो प्रचार है और जो उनका नारा है, उसमें सबको साथ लेकर चलने वाली बात है। देखिए, सबको साथ लेकर तो हर एक को चलना पड़ेगा, लेकिन बहुत जरूरी है कि वोटर को भी साथ लेकर चले। वोटर कुछ दूर होता जा रहा है। उन्होंने अपने परसों के भाषण में कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रोजेक्शन को देखकर ऐसा लगता है कि वो हिटलर हैं, तानाशाह हैं। जो 26 जून 1975 हिंदुस्तान में हुआ,
और जो सन 30 के दशक में नाजी जर्मनी में हुआ था, वहां भी इमरजेंसी लगी, वहां भी लगी, वहां भी 25 सूत्री कार्यक्रम आर्थिक आ गया, यहां 20 सूत्री आ गया। भाषण एक जैसे थे। यहां इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा था, वहां था एडोल्फ हिटलर इज जर्मनी, जर्मनी इज एडोल्फ हिटलर। तो मैंने पूरी तुलना उसकी करके बताई थी कि हिंदुस्तान में अगर हिटलर के साथ तुलना किसी पीरियड की हो सकती है जो सबसे ज्यादा नाजी जर्मनी से प्रेरित था, तो 1975 का विषय था। उसके बाद उन्होंने उसकी चर्चा शुरू करनी बंद कर दी। आज दोबारा की है तो फिर उसका उत्तर देना पड़ेगा। वो तो कह रहे हैं कि आप और नरेंद्र मोदी ये पूरा कैंपेन जो चला रहे हैं, गुजरात मॉडल की बात करके लोगों को उल्लू बना रहे हैं। देखिए, मतदाता से वो नाराज हैं, लेकिन इस शब्द का प्रयोग मत करें उनके लिए। इस देश का मतदाता बहुत समझदार है। उसके दिल में भी कहीं ना कहीं देशहित है, जिसको वो ठीक समझता है और उसके हिसाब से वोट अरुण जी, देता है। उन्होंने फिगर्स दे के बात की है। उन्होंने पब्लिक में बार बार ये कहा, एक उद्योगपति को 45,000 एकड़ जमीन गुजरात में 1 रुपए के दाम पर दे दी। उन्होंने कहा, ये टॉफी का दाम है। फैक्चुअली गलत है। देखिए, गुजरात का जो मॉडल हम कहते हैं ना, क्या कारण है कि वहां के किसानों ने आंदोलन नहीं किया जब SEZ बने? ये मत भूलिए कि गुजरात में बहुत बड़ा एरिया समुद्री कोस्ट का है। जितने SEZs बन रहे हैं कोस्ट लाइन के नजदीक बन रहे हैं, जो अनकल्टिवेबल लैंड है उसके ऊपर बन रहे हैं। आज देश की 18% इंडस्ट्री पूरी गुजरात में है। जो पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर हिंदुस्तान का नीचे जा रहा है और गुजरात के अंदर शिफ्ट हो रहा है, उसके पीछे कारण ये है। इसलिए उद्योग को बढ़ाने के लिए, अच्छा वो अगर मैं आपको बताऊं, एग्रीकल्चर, आज कौन सी एग्रीकल्चरल स्टेट सबसे आगे निकल रही हैं जिन्होंने इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स किया है? मध्य प्रदेश ने करके दिखाया, गुजरात ने करके दिखाया। अब ये स्टेट्स अगर आगे बढ़ रही हैं, वहां के लोग खुश हैं। अगर वहां के लोग खुश ना होते उस प्रशासन से, तो क्या 20 साल तक लगातार बीजेपी की सरकार एक के बाद एक चुनते? वहां पर 5 चुनाव लगातार जीते हैं हमने वहां पर। अमृतसर के लोगों का एक और सवाल है नरेंद्र मोदी को लेकर। नरेंद्र मोदी जब पंजाब में आए थे तो उन्होंने वादा किया था, सुप्रीम कोर्ट में जो केस है पंजाब के किसानों के खिलाफ जो गुजरात सरकार ने किया है, उसको वापस लिया जाएगा। देखिए, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हुआ। जमीन से जुड़ा हुआ ये केस, ये जो कानून है, ये पहले बनाया किसने है? जब कांग्रेस पार्टी गुजरात में सत्ता में थी, यह कानून तब बना। कांग्रेस ने कानून बनवाया। उस कानून के तहत बहुत लोगों पे, हर धर्म के लोगों पे, कोई हिंदू हो सकता है, कोई सिख हो सकता है, कोई मुस्लिम हो सकता है, उनके केसेस थे। अब ये केस का विषय सामने आया, मामला सुप्रीम कोर्ट में जब गया तो यहां के किसानों ने विषय उठाया। सरदार प्रकाश सिंह बादल ने मोदी जी से भी बात की, मुझसे भी की। हम दोनों ने फिर मोदी जी से बात की और उन्होंने आकर घोषणा कर दी कि इस केस को मैं सेटल करवाऊंगा और किसी भी एक व्यक्ति को पंजाब, गुजरात के अंदर जमीन छोड़नी नहीं पड़ेगी। विषय समाप्त हो गया। आज उन किसानों को तकलीफ नहीं है, क्योंकि उनको आश्वासन दे दिया जमीन छोड़नी नहीं पड़ेगी, जो इतने सालों से है, और सच में छोड़नी भी नहीं चाहिए। मैं तो ये चाहूंगा उसके लिए ये कानून बिल्कुल आपको रद्द करना पड़ेगा। कांग्रेस वाला बनाया गया कानून रद्द करना पड़ेगा। ये कोई नरेंद्र मोदी ने कानून नहीं बनाया, उनको विरासत में मिला हुआ है कांग्रेस से। आप वकील भी हैं, आप राजनेता भी हैं, आप जनता को एश्योरेंस दे सकते हैं कि इस कानून को रद्द करवाएंगे आप? निश्चित रूप से वहां की राज्य सरकार कहेगी, और मेरा तो अब धर्म बन गया है कि पंजाब से जुड़े हुए लोगों का मामला किस दुनिया में कहीं आएगा तो मुझे उसकी पैरवी करनी पड़ेगी। आपकी अदालत में भारतीय जनता पार्टी के नेता अरुण जेटली पर आरोप है कि इनकी पार्टी देश को तोड़ने में लगी है। अरुण जी, ये मेरा इल्जाम नहीं है, सोनिया गांधी जी का इल्जाम है। उन्होंने कहा टीवी पर आकर कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो भारतीयता खत्म हो जाएगी। जब पंडित नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री थे, पाकिस्तान कश्मीर का 1/3 हिस्सा ले गया। उस वक्त भारतीयता की चिंता नहीं थी। जब चीन कश्मीर का हिस्सा ले गया, उस वक्त चिंता नहीं थी। जब सन 62 की लड़ाई हम हारे तो हिंदुस्तानियत की कोई चिंता नहीं थी। जब इमरजेंसी लगाकर लोगों को जेल में डाल दिया, जब 84 के दंगे हुए,
उस वक्त आपको चिंता नहीं थी, जब ये सारे स्कैंडल्स हुए तो हिंदुस्तानियत पे असर नहीं पड़ता। लेकिन बीजेपी पावर में आ जाएगी क्योंकि ओनली वन फैमिली इज बॉर्न टू रूल दिस कंट्री। ये क्या तरीका है कि अगर कोई विरोधी दल पावर में आ गया तो भारतीयता को खतरा है? मुझे लगता है कि जिन लोगों को यह गलत फहमी है ना, केवल वही पैदा हुए थे इस देश के राज्य करने के लिए। मैं तो चाहूंगा कि उनको भगवान बहुत लंबी आयु दे और वो देखें कि उनके अलावा इस देश पर हुकूमत कोई दूसरा भी कर सकता है। अरुण, ये सवाल तब पैदा होते हैं जब भारतीय जनता पार्टी के नेता और अमित शाह जैसे नेता अपने भाषण में ये कहते हैं कि बदला लो। देखिए, मुझे लगता है चुनाव आयोग को भी लगा कि हमने गलत फैसला किया है। पूरा बयान क्या था कि ये सरकार खराब है, इन लोगों ने गलत काम किया है, इसलिए इनके खिलाफ वोट डाल के बदला लो, हिंसा करके बदला लो नहीं। और लोकतंत्र में वोट को एक रिवेंज बताना, इसमें कौन सी आफत आ गई? हर ऑपोजिशन पार्टी कहती है कि सरकार ने गलत काम किया, इनको हराकर इनसे बदला लो चुनाव में। हरा के बदले की बात नहीं है। उमा वोट। भारती, कल्याण सिंह जैसे नेता कहते हैं हमारी सरकार आई तो रॉबर्ट वड्रा को जेल में डाल देंगे। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट मोदी जी ने भी कर दिया, मैंने भी कर दिया। मैंने जो आपको कहा था ना, जब आपने पुलिस के संदर्भ में कहा, हम चाहेंगे कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज निष्पक्ष तरीके से अपना काम करें, किसी दोषी को बख्शा ना जाए और केवल राजनीतिक कारणों से किसी को पकड़ना है, यह व्यवस्था ना हो। बाकी नेताओं की बात छोड़ दीजिए, आपने अपने ब्लॉग में लिखा अगर कांग्रेस के नेताओं ने के नाजायज रिश्तों को खोला तो वो मुसीबत में आ जाएंगे। देखिए, मैं बताता हूं, आपसे तो ऐसी भाषा अपेक्षा नहीं करते हम। और मैंने जानबूझकर लिखा और उसका कारण सुन लीजिए। हर व्यक्ति को एफिडेविट फाइल करना पड़ता है वोटिंग के टाइम पर, नॉमिनेशन के टाइम पर। नरेंद्र मोदी जी ने भी किया और उन्होंने अपने एफिडेविट में पहले एक प्रावधान था कि आप कुछ कॉलम्स ब्लैंक छोड़ सकते हो। सितंबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ब्लैंक नहीं छोड़ोगे, आपको कोई ना कोई उत्तर देना पड़ेगा। जब आया कि आपके परिवार के लोगों के पास कितने एसेट्स हैं, अब उन्होंने स्पष्ट लिख दिया। एक बाल विवाह था जिसको कभी मान्यता नहीं दी गई और एसेट्स क्या है मुझे मालूम नहीं, तो उन्होंने नाम लिखकर एसेट्स नॉट नोन छोड़ दिया। अब ये हिंदुस्तान के देहात के क्षेत्र में ऐसी घटना हो सकती है आज से 40-50 साल पहले। अब राहुल गांधी ने उसको विषय बना लिया और खूब भाषण देने शुरू किए। उसके उत्तर में मैंने लिखा, और किसी का नाम नहीं लिया, मैंने कहा यहां तो लेजिटिमेट रिलेशनशिप जो एक्ट अपॉन नहीं हुई उसके डिस्क्लोजर को आप गलत मांग रहे हो, तो अपनी पार्टी के नेताओं से पूछ लो जो केवल नामांकन दिन वाले दिन अपनी पत्नियों को लाते हैं, वैसे दूसरे रिश्तों में रहते हैं। तो मतदाता को वो रिश्ते जानने का भी फिर अधिकार है। और मुझे खुशी है कि कोई समझदार व्यक्ति कांग्रेस में था जिसने राहुल जी को सुझाव दी, ये गलत रास्ते पे चले हो, ये जो जिस रास्ते पे चले हो उस पे भटक जाओगे, ये सवाल आने शुरू हुए और उसी के साथ वो विवाद समाप्त हुआ। 5 साल से पार्लियामेंट में आप इल्जाम लगा रहे थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर, और इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि वो अमृतसर के हैं। प्रधानमंत्री जी के मीडिया सलाहकार ने कहा कि यह कहना बिल्कुल गलत है कि वो बोलते नहीं थे। हर तीसरे दिन उन्होंने एक भाषण दिया 10 साल के राज में, 1198 भाषण दिए उन्होंने। आप कह रहे हैं वो मौन है? ये वो भाषण हैं जो देने वाले को याद हैं, सुनने वालों को याद नहीं है। The Prime Minister can walk on snow and yet not leave footprints behind. वो बर्फ पर भी चल सकते हैं और फिर भी छाप नहीं छोड़ अरुण रहे। जी, उनकी शिकायत यह है कि बाहर बोलते हैं तो उसको आप सुनते नहीं, पार्लियामेंट में आप उन्हें बोलने नहीं देते और फिर कहते हैं ये मिस्टर मौन सिंह हैं। देखिए, पार्लियामेंट में वो खूब बोले हैं, मैं नहीं कह रहा नहीं बोलते, और जब भी प्रधानमंत्री बोलते हैं तो मैं तो किसी को अपनी तरफ से उनको डिस्टर्ब नहीं करने देता हूं, हम लोग सुनते हैं उनको। लेकिन सवाल यह है कि प्रधानमंत्री का पद होता है, जब वो एक बार बोलता है तो पूरे देश को प्रेरणा देता है, इंस्पायर करता है। लेकिन केवल एक कागज पढ़ देना, मतलब इससे बेहतर तो यह है कि कुछ आर्टिकल लिखकर आप वेबसाइट के ऊपर डाल दीजिए, लोग पढ़ लेंगे। अब ऐसे तो प्रधानमंत्री पद नहीं चलता। मेरा क्वेश्चन है, भी इंडस्ट्रीज बारे भी काफ़ी कह ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ।
सर इस बार भी बारिश हुई है, सारी फसलें खराब हो चुकी हैं, कि सरकार ने इस बारे कुछ नहीं किया। देखिए ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है, विशेष रूप से जो पिछले 1-2 दिनों में उन्होंने मौसम पंजाबी हुआ में है। पूछा है तो आप जरा उनको पंजाबी में ही जवाब दे दीजिए। नहीं, ये बड़ा गंभीर विषय है ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾਇਆ ਵੇ, और खास तौर ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਪੈਣਾ ਵੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਸਥਿਤੀ ਆਈ ਸੀ, ਔਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਐਮਪੀਜ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ हर पार्टी के लोगों को इकट्ठे मिलके, चाहे मौजूदा सरकार हो चाहे अगली सरकार होए, जिन्हां दा बहुत नुकसान होएगा, केंद्र भी उहदे च मदद करे, राज्य सरकार भी उहदे च मदद करे, और किसानां जिन्हां दी फसल विगड़ेगी उन्हां नूं कॉम्पनसेट करना पड़े। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया भारतीय जनता पार्टी के नेता अरुण जेटली पर। अमृतसर की जनता की अदालत में हमसे हर तरह के सवाल पूछे। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज वरिंदर सिंह वालिया के फैसले का। अरुण जेटली ने अपने पर लगे आरोपों का बड़ी सरलता और कुशलता से जवाब दिए हैं। बाहरी उम्मीदवार होने का टैग लगा है, लेकिन उसका भी उनके पास जवाब है। वो कहते हैं कि मैं पंजाबी पुत्र हूँ, पंजाबी कहीं भी जाएं तो पंजाबी रहते हैं। उन्होंने अमृतसर में अपना घर भी ले लिया, इससे पहले उन्होंने ज़मीन ली। अमृतसर एक ऐसा शहर है जो अपनी बगल में सभी को ले लेता है, क्योंकि ये सांझीवालता का शहर है। तो इसलिए उन्होंने तो अपना रिश्ता भी बताया कि मैं ऐसे अमृतसर का हूँ, मेरे नानके यहीं पर हैं। तो लेकिन इससे ये ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ कि वो इस वादे को वफ़ा करेंगे। जैसे उन्होंने मकान अपना ख़रीद लिया है, तो इलेक्शन का नतीजा कोई भी हो, कुछ भी हो, वो इसको बेचेंगे नहीं, और वो इसका रिश्ता जो अटूट बना है अमृतसर के साथ वो बना रहेगा। और अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उन पर लगाए गए आरोप साबित नहीं होते, और ये अदालत उनको बाइज्जत बरी करती है। आपने सुना आपकी अदालत में जनता के जज का फैसला, लेकिन लोकसभा के चुनाव में असली फैसला आपको यानी देश की जनता को करना है, अमृतसर की जनता को करना है। अरुण जेटली की बातों में कितनी सच्चाई है, वो कितने खरे हैं अपनी बातों के, इसका फैसला आप करिए। लोकसभा चुनाव के मौके पर वोट देने जरूर जाएं, क्योंकि आप देश की तकदीर का फैसला करेंगे। आपसे हमारी मुलाकात अगले सप्ताह होगी आपकी अदालत में एक नए मुकदमे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।